गुड मॉर्निंग। तो अब ये है लेक्चर 4। 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। नोमेनक्लेचर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। रूल्स सारे हम लोगों ने एक बार देख लिए हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी हम लोग रूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे जहाँ जब मौका मिल पाए। ठीक है। आज लेक्चर 4 में हम लोग क्या करेंगे, अब पहली बार हम लोग एक होमोलोगस सीरीज़ को पिक करेंगे, एक क्लास ऑफ कंपाउंड को पिक करेंगे और उसकी सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में किस तरीके से हमने प्रोसीड करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ वन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। एल्कीन्स के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि लोग पहले एल्केन पढ़ते हैं बाद में एल्कीन पढ़ते हैं, बट हम लोग पहले एल्कीन पढ़ेंगे। क्लियर है। और एल्कीन को पहले पढ़ने का एक रीज़न है, वो मैं बताता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, तो अब इस बात को समझते हैं कि एल्कीन्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं बिफोर एल्केन्स। जनरली हर जगह एल्केन्स पहले पढ़ते हैं, एल्कीन्स बाद में पढ़ते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मान लो कि तुम ह्यूमन बॉडीज़ को स्टडी करना चाहते हो। ठीक है। और ह्यूमन बॉडीज़ में तुमने एक नॉर्मल इंसान को देखा जिसके पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आँखें, एक नाक है। ठीक है। तो अब बेसिकली अगर तुम देखना चाहोगे छोटा सा पार्ट, जैसे मान लो थंब की बात करते हैं, थंब का इंपॉर्टेंस क्या है, तो तुम्हें बुक में जरूर लिखा हुआ कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि थंब की ये इंपॉर्टेंसेस होती है कि होल्ड करने में हेल्प करता है, लिफ्ट करने में हेल्प करता है चीज़ों को। ठीक है। बट तुम फील नहीं कर पाओगे, तुम्हें लगता है नॉर्मल हर इंसान के पास होता है, तुम्हें ज़्यादा फील नहीं होता कि थंब की इंपॉर्टेंस क्या है। तुम्हें फील होता है कि रियल लाइफ में थंब बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक छोटी सी फिंगर है वो, उसका क्या रोल है, अगर वो नहीं होता तो कौन कौन सी चीज़ों में तुम्हें प्रॉब्लम आती, तुम्हें नहीं फील होता। बट अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको तुम स्टडी करो जिसके पास फिंगर नहीं है, जिसके पास फिंगर नहीं है, तब तुम्हें फील होगा कि भाई हाँ वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी कारण से एल्कीन में ऐसा ही कुछ होता है। एल्केन के चारों बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड से लगे होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, बहुत स्टेबल सा होता है वो, और उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है। उसको तुम समझ नहीं पाओगे अगर तुम पहले उसको स्टडी करोगे तो ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए पहले हम लोग एल्कीन को पढ़ रहे हैं जहाँ पर वो एक्स्ट्रा एडवांटेज उसके पास नहीं है। इसको समझने के बाद फिर वापस हम लोग एल्कीन को जाकर स्टडी करेंगे। आओ देखते हैं क्या होता है एल्कीन। एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन है। क्लियर है। क्या खास बात होती है, इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन आइटम्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, CnH2n। एल्कीन क्या होता है, CnH2n। एक और नाम जिससे एल्कीन फेमस है, क्या नाम है इसका, ओलेफिन्स। क्या नाम है इसका, एल्कीन का एक और नेम होता है ओलेफिन्स। तो कहीं पे शॉर्ट आंसर में ऐसे आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताओ ओलेफिन्स किसका नाम होता है, तो वन वर्ड एल्कीन हो जाएगा इसका आंसर। एल्कीन को ओलेफिन भी कह सकते हैं। क्यों बोलते हैं, ओलेफिन्स वर्ड का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। क्या मतलब होता है, ऑयल फॉर्मिंग। तो एल्कीन्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स विथ व्हेन ट्रीटेड विथ, ठीक है, एल्कीन्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन और ब्रोमीन। जब भी क्लोरीन या ब्रोमीन से ट्रीट करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, इसका आंसर इसको ओलेफिन्स बोलते हैं, ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है। एल्कीन्स शोज, एल्कीन्स जितने भी हैं वो शो करते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स शो एडिशन रिएक्शन। देखते हैं एडिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा है। कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तुमने लास्ट ईयर 9th क्लास में याद करो, तुमने पढ़ा था फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। वहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ाए थे तुम्हें, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा है कि रिएक्टेंट्स दो हैं, कंबाइन होकर के एक ही प्रोडक्ट बना। 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होने के बाद एक ही प्रोडक्ट बना, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये लिख के रख सकते हो। एडिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं क्या खास बात है एडिशन रिएक्शन के अंदर। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स है, एक एल्कीन और एक और है ए बी। ठीक है। एक एल्कीन है, एक और कंपाउंड है ए बी। अब क्या होगा, ए बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो बॉन्ड टूटेगा। ए और बी के बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा। और कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड टूटेगा, दोनों नहीं टूटेगा, दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड मान लो टूट गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया बीच से, तो ये एक बॉन्ड टूटेगा। अब क्या है, ये जो ए था, ये ए जा करके एक कार्बन पे लग जाएगा, बी दूसरे कार्बन पे लग जाएगा। ए एक कार्बन पे लग जाएगा, बी दूसरे कार्बन पे लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो ए है वो इस कार्बन पे लग गया और जो बी आया है वो दूसरे कार्बन पे लग गया।
और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इस फाइनल प्रोडक्ट में सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए, बिकॉज डबल बॉन्ड टूट चुका था और एक जो बॉन्ड की जगह पे कार्बन के साथ एक ए लग गया, एक और कार्बन के साथ दूसरे कार्बन के साथ बी लग गया। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो पहले डबल बॉन्ड वाला था, बाद में सिंगल बॉन्ड वाला बन गया। क्लियर है? दिस इज द टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? एल्कीन्स शो करते हैं, एल्काइंस शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन एल्कीन एंड एल्काइन शो करते हैं। जहां भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जहां मल्टीपल बॉन्ड्स हो, जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां पे एडिशन रिएक्शन शो होता है। क्या शो होता है? एडिशन रिएक्शन। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जहां पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो एल्कीन इज एन unsaturated hydrocarbon. Alkene is an unsaturated hydrocarbon. It contains double bond. Multiple bonds जब भी है तो double bond, triple bond, उसको बोलेंगे unsaturated. It is unsaturated hydrocarbons. Alkene is more reactive than alkane. Alkene is more reactive than alkane. Alkane के जितने भी bonds हैं सारे single bonds से satisfied है with hydrogen. Alkane को जितने भी चाहिए bonds वैलेंसी पूरे करने के लिए, तो सारे के सारे हाइड्रोजन से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। बट यहाँ पे पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होता, कुछ हाइड्रोजन कम रह जाते हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पे कोई और, या तो हाइड्रोजन भी आके ऐड हो सकता है या फिर कोई और आके ऐड हो सकता है। तो ऐड होना पॉसिबल है। जहाँ भी ऐड होना पॉसिबल होता है उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। ये तुमने सैचुरेशन वर्ड पहले भी पढ़ा होगा सॉल्यूशन के बारे में, कि जब सॉल्यूशन है, मान लो पानी में तुमने नमक मिलाना स्टार्ट किया, एक लेवल तक नमक मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, उसको तुम थोड़ा स्टर कर रहे हो, नमक डाल रहे हो और थोड़ा स्टर कर रहे हो, ठीक है, उसको मिला रहे हो। तो अब बेसिकली क्या होगा, थोड़ी देर के बाद उसमें और नमक डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, वो नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कि आप उसमें और ऐड नहीं कर सकते। सैचुरेटेड मतलब जिसमें और ऐड नहीं कर सकते, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें ऐड कर सकते हैं। तो एल्कीन्स एल्काइंस में ऐड कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। एल्केन्स में ऐड नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। एल्कीन्स एल्काइंस अनसैचुरेटेड, एल्केन्स सैचुरेटेड। मेन चीज़ कंप्लीट। एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। क्लियर ये स्लाइड? अब आगे मूव करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस टाइप के रिएक्शंस हमें स्टडी करना होता है, ठीक है। तो जैसे हमने बात की एडिशन रिएक्शन, तो बस एक नाम बता दे रहा हूँ कि और किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। रिएक्शन का बेसिक मतलब होता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे और एक नया कंपाउंड बनकर तैयार हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? रिएक्शंस किस किस टाइप के होते हैं? एडिशन रिएक्शन जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, ये कौन शो करता है, नोट कर लो। एडिशन रिएक्शन इज शोन बाय एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एडिशन रिएक्शन इज शोन बाय एल्कीन्स एंड एल्काइंस। सेकंड होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन तुम्हें कहाँ दिखाई देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स को जो प्रिपेयर करते हैं हम लोग, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट कर लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ देखा जाता है? एल्केन्स। मोस्टली जो एल्केन्स का रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स इज मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बात समझ। एक फोर्थ टाइप का है रीअरेंजमेंट, जो कि हायर क्लासेस में पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत 11th 12th में पढ़ना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्ट उसके बाद पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो हायर क्लासेस में रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पढ़ना होता है। तो चार टाइप्स ऑफ रिएक्शन याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे जाते हैं। कौन कौन से चार टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। एडिशन में देख लिया है हम लोगों ने कि एक मॉलिक्यूल आके कंबाइन हो जाता है। एलिमिनेशन क्या होता है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा रखा है एलिमिनेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड, एक कंपाउंड बना हुआ है। ये कंपाउंड कौन सा है? ये ब्रोमो इथेन है। 1 ब्रोमो इथेन कंपाउंड का नाम होगा। नोमेनक्लेचर तुमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करेंगे तो 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है। यहाँ पे यूज किया गया है KOH। क्या यूज किया गया? KOH, ठीक है। याद रखना कि ये एल्कोहलिक KOH होता है। क्या होता है ये अल्कोहलिक KOH होता है। हम लोग आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ये अल्कोहलिक KOH होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो HBr है ना, H वाला बॉन्ड टूट जाएगा, Br वाला बॉन्ड टूट जाएगा, HBr निकल के बाहर आ जाएगा। तो माइनस HBr लिखा मतलब HBr निकल रहा है वहाँ से। माइनस HBr लिखने का मतलब कि HBr रिएक्शन से बाहर निकल रहा है और क्या बन जा रहा है? ये जो हट रहे हैं H और Br, इसके बाद एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए। इस तरीके से एल्कीन फॉर्म हो जा रहा है। डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए, इस कारण से क्या हो रहा है? एल्कीन फॉर्म हो रहा है। किससे? एल्कीन इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड
बाय ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस टाइप का यूज कर रहे हैं हम लोग अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। एक्वस करेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ पे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालने से अल्काइल हैलाइड्स के अंदर क्या होता है, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन होकर एल्कीन बन जाता है। क्या बन गया हमारे पास, इथीन बन गया, फाइनली हमारे पास इथीन बन गया। तो ये कंप्लीट है, समझ आ गया बात, एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल समझ आ गया। और एक कंप्लीट एक सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन किस किस टाइप से एल्कीन को प्रिपेयर करते हैं, वहाँ डिटेल में समझ आएगा क्या कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, कैसे होते हैं ये रिएक्शंस। एक रफ आइडिया मिल गया होगा ना, एलिमिनेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन एल्केन्स के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, रीअरेंजमेंट 10th में नहीं पढ़ना, हायर क्लासेस में पढ़ना है। क्लियर है, कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं एल्कीन के फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स को। क्या देख रहे हैं, एल्कीन के फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है होमोलोगस सीरीज, क्या बोलते हैं इसको, पूरी फैमिली को बोलते हैं, पूरे क्लास को बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। तो फैमिली ऑफ एल्कीन्स मतलब होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। एक सारे के सारे सबका एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, CnH2n, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन क्या होता है, इथीन से स्टार्ट होता है। ठीक है, एल्कीन्स जो स्टार्ट होते हैं फैमिली, ये इथीन से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। क्यों होता है, बिकॉज का डेफिनेशन ये बोलता है कि 2 कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जब भी 2 कार्बन एटम्स है उनके बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन एटम तो होने चाहिए उसके लिए। एक कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड कहाँ से बनेगा, कम से कम 2 कार्बन एटम होंगे और उसके बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। तो स्टार्टिंग होता है, फर्स्ट मेंबर इज इथीन, तो नोट करके रखना कि एल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर होता है इथीन, बट एल्केन्स का फर्स्ट मेंबर मीथेन होता है, मीथेन इथेन प्रोपेन ऐसे स्टार्ट होता है, बट एल्कीन्स में फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, इथीन होता है। तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली इथीन, सेकंड मेंबर कौन सा होगा, प्रोपीन, थर्ड मेंबर कौन सा होगा, ब्यूटीन, फोर्थ मेंबर क्या होगा, पेंटीन। यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर रखा है इथीन का, प्रोपीन का, ब्यूटीन का, ऐसे कंडेंस्ड फॉर्मूला भी नोट कर रखा है, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन। ठीक है, तो IUPAC नेम तो तुम्हें पता ही है, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन। ट्रिवियल नेम क्या होता है, कॉमन नेम लिखने का एक स्टाइल होता है, कैसे लिखते हैं नाम ये लोग, जो तुम्हारे पास रूट वर्ड आया इथ आ गया, उसके लास्ट में YLENE ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, हर एक एग्जांपल में देखोगे YLENE ऐड कर किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे इथीन के एंडिंग में क्या ऐड किया, YLENE। ये सिर्फ एल्कीन्स के लिए तरीका, हर जगह ये तरीका फॉलो नहीं होगा, सिर्फ एल्कीन्स में ये होगा। क्या बन गया, पहला नाम हो गया इथाइलिन, दूसरा नाम हो गया प्रोपाइलिन, तीसरा नाम हो गया ब्यूटाइलिन। तो इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन, हेप्टाइलिन, इस तरीके से नाम चलता रहेगा। कॉमन नेम्स लिखने का एक तरीका होता है एल्कीन्स के लिए। कॉमन नेम हर एक फैमिली के लिए, हर एक कंपाउंड के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं लिखने के। एल्कीन्स में एक स्टैंडर्ड तरीका है, क्या स्टैंडर्ड तरीका है, जो तुम्हारे पास ये रूट वर्ड आता है मिथ एथ प्रॉप ब्यूट, तो रूट वर्ड पिक करना है, लास्ट में YLENE से एंड करना है। ठीक है, तो ये थाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन इस तरीके से कॉमन नेम हो जाते हैं। सो ट्रिवियल नेम भी कहते हैं, कॉमन नेम को ही ट्रिवियल नेम भी कहते हैं। समझ आ गया ये होमोलोगस सीरीज कैसा है, ये फैमिली कैसी है, CnH2n, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सारा कुछ क्लियर है। CnH2n पुट किया है बस, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, और ये सबके लिए वैलिड है, तो इन पॉइंट्स को नोट करके रखना, एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़े 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला पॉइंट है ईच मेंबर ऑलवेज डिफर्स फ्रॉम प्रीसीडिंग मेंबर बाय CH2 ग्रुप। किसी भी 2 लगातार मेंबर को देखो, कंसेक्यूटिव मेंबर्स को देखो, तो हमेशा एक मेंबर डिफर करता है फ्रॉम द प्रीसीडिंग मेंबर बाय CH2, तो CH2 का डिफरेंस हमेशा आता रहेगा। जैसे तुमने देखा होगा C2H4 था, फिर क्या था C3H6, डिफरेंस कितने का है, CH2 का है। C3H6 के बाद नेक्स्ट कौन सा था, C4H8, CH2 फिर से बढ़ गया, C4H8 के बाद C5H10, तो मतलब फिर से CH2 बढ़ गया। इस तरीके से C और H2 हमेशा एक C बढ़ेगा, एक H2 बढ़ेगा। ईच मेंबर डिफर्स फ्रॉम प्रीसीडिंग मेंबर बाय CH2 ग्रुप। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने का डिफरेंस आता है, हमेशा 14 AMU का डिफरेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला में आता रहेगा, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव के बीच में हमेशा 14 AMU का डिफरेंस होगा। क्लियर है, 14 AMU कैसे कैलकुलेट होता है, कार्बन का 12 एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय कितने कार्बन के आइटम्स है 1, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कितने आइटम्स है 2 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 प्लस 2 14 AMU निकल के आता है ये।
मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट्स को स्टडी करेंगे हम लोग बाद में डिटेल में कि मॉलिक्यूलर वेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ एक रफ आइडिया रख लो। मोल कॉन्सेप्ट में तो ये पूरा डिटेल में टॉपिक है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते ही रहना है कि कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। अभी थोड़ा भी आइडिया लग गया तो काफ़ी है। कार्बन CH2 का निकालना कैसे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन में 2 आइटम्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 12 + 2 14 AMU। क्लियर है। ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शेयर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी एक होमोलोगस सीरीज को पिक करोगे तो एक कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसका। जैसे एल्कीन्स के लिए क्या होता है, CnH2n, एल्केन्स का CnH2n + 2, एल्काइंस का CnH2n - 2। इस तरीके से डिफरेंट स्टैंडर्ड फार्मूला, एक जनरल फार्मूला सेट होता है पूरे मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक पूरे सीरीज के लिए, पूरे फैमिली के लिए कॉमन सा फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्या है, मेंबर्स शो ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी। हमेशा किसी भी होमोलोगस सीरीज में एक ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है। ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज धीरे धीरे स्लोली एक पर्टिकुलर ट्रेंड दिखाते हैं कि इंक्रीज, चाहे तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सारे क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन आइटम्स, ठीक है। जैसे तुम अगर बात करते हो इथाइलिन, इथीन के बाद प्रोपीन, इथीन से प्रोपीन में जाओगे तो कार्बन बढ़ गया, इस कारण से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बढ़ जाएगा। प्रोपीन के बाद ब्यूटीन में जाओगे तो फिर से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बढ़ जाएगा। प्रोपीन के बाद ब्यूटीन, ब्यूटीन के बाद पेंटीन, फिर से ये होगा, पेंटीन के बाद हेक्सिन, फिर से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज इंक्रीज करते जाएंगे। तो अगर तुम्हें 4-5 कंपाउंड्स के नाम दे दिए गए और बोला कि अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर डेंसिटी, तो तुम क्या करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के हिसाब से तुम उनको अरेंज कर दोगे, तो अपने आप ही वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं बाद में कभी, ऐसा कुछ मिक्स करके। मैं कोई टेस्ट वगैरह लूंगा और टेस्ट में पूछूंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हारे बुक में ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है नहीं, बट मैं टेस्ट में पूछ सकता हूँ कि मतलब 4-5 कंपाउंड्स का नाम दे दूंगा, बोलूंगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो तुम्हें वहाँ पे क्या देखना होता है, तुम्हें देखना होता है कि कार्बन आइटम्स किस में ज़्यादा है पेरेंट चेन में। जिसमें भी कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे पेरेंट चेन के अंदर, उसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी हायर होगा। आगे बात समझ। ब्रांचिंग के साथ एक्चुअली कम हो जाता है, वो तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, बट जब भी ब्रांचेस बनते हैं, जितने ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे, ब्रांचेस बढ़ने के साथ पेरेंट चेन में कार्बन आयन कम हो जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसे तुम्हें ये पढ़ाया नहीं गया, बट जनरल बता देता हूँ तुम्हें कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बढ़ता है विथ इंक्रीज इन कार्बन आइटम और डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन ब्रांचेस। ब्रांचेस इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी डिक्रीज करता है एक्चुअली। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, मेंबर्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एक फैमिली किसी एक होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। हमेशा क्या होता है, किसी भी फैमिली या किसी भी होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी कारण से वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और क्या खास बात है, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली या फिर सेम होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबका एक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबको एक ही जैसे मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, सबका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर, प्रेशर का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन जनरल सबका सेम होता है। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस फैमिली के फर्स्ट मेंबर को थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट मेंबर कौन सा है इस फैमिली में, एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर इथीन है। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, तुम लोग खुद से भी ट्राई कर लेना ड्रॉ करने का और फिर कंपेयर कर लेना इसके साथ कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी यहाँ पे शो कर रखा है मैंने। स्ट्रक्चर क्लियरली शो करता है कि जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड और CC बॉन्ड, CH बॉन्ड और CC बॉन्ड, इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। CH बॉन्ड और CC बॉन्ड के बीच में एंगल 120 डिग्री है। CH बॉन्ड और CH बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। CH बॉन्ड CC बॉन्ड के बीच में फिर से एंगल कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल्स इज रफली इक्वल टू 120 डिग्री। बहुत रफ डायग्राम है, बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम पे जाओगे तो 120 डिग्री नहीं मिलेगा तुम्हें, शायद 119 पॉइंट कुछ होता है कुछ एंगल्स का। कुछ बॉन्ड एंगल्स जो है 119 के आसपास होते हैं, कुछ बॉन्ड एंगल्स 116 डिग्री के आसपास होते हैं, बट रफली 120 डिग्री ईच मान लिया गया है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल्स रफली 120 डिग्री है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर शेप। क्या है शेप का नाम, ट्रायगोनल प्लेनर शेप। एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब एक प्लेन के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक प्लेन के अंदर ही ये कंटेन होता है, एक प्लेन पे ये कंटेन होता है, जैसे सर्कल होता है, सर्कल का एग्जिस्टेंस सिर्फ एक प्लेन पे है।
स्क्वायर का एग्जिस्टेंस है वो एक प्लेन पे है, लेकिन क्यूब जो होता है वो एक प्लेन पे नहीं है। एक प्लेन, बहुत सारे प्लेन उसके थ्रू क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। बहुत सारे प्लेन्स उसको कट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेन उसको कट कर सकते हैं, वो प्लेन में सस्टेन नहीं होता, कंटेन नहीं होता प्लेन में। बट एक सर्कल है वो एक प्लेन पे कंटेन होता है, प्लेन के बाहर कोई पार्ट उसका निकलता नहीं है, ठीक है। तो सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सारे प्लेनर ऑब्जेक्ट्स हैं। प्लेनर मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो किसी भी एक प्लेन के ऊपर आ सकते हैं। इसी तरीके से इथीन का जो शेप होता है वो एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक प्लेनर शेप, उसका नाम होता है ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायंगल टाइप का शेप होता है, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर है? 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री ईच, बॉन्ड एंगल्स इज 120 डिग्री ईच, ट्रायगोनल प्लेनर शेप, ठीक है। बेसिकली ट्रायंगल से क्या कोरिलेशन है इसका, तो अगर तुम देखोगे, तुमने ट्रायंगल तुमने स्टडी किया होगा, सेंट्रोइड होता है ना, ट्रायंगल के अंदर सेंट्रोइड होता है, वहां से अगर सारे एंड पॉइंट्स को मीट कराएं तो कैसा बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ड्रॉ करते हैं, कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, सेंट्रोइड से सारे वर्टेक्स को मीट कराओगे तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री ईच बन जाएगा। तो उसी तरीके का कुछ बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायंगल वाली वो फील दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि एक मान लो कि सेंट्रोइड से उसके एंड पॉइंट्स को मिला दिया गया, इस तरीके का कुछ फील दे रहा है। क्लियर? ट्रायगोनल प्लेनर शेप, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ईच बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इथीन, C2H4। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया इथीन। आगे मूव करते हैं। अब ये है आइसोमर्स ऑफ एल्कीन्स। जैसे आइसोमर्स होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो एल्कीन्स में भी ये पाए जाते हैं। ब्यूटीन एंड पेंटीन, ये दो हम लोग देख लेते हैं। ब्यूटीन मैं करवा दूंगा, पेंटीन का तुम खुद से ड्रॉ करके बताना है क्या क्या स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, आइसोमर्स कौन कौन से पॉसिबल हैं इसके, ठीक है। तो ब्यूटीन बेसिकली क्या होता है, C4H8, मतलब 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तुम किसी में भी काउंट करके देख सकते हो कि 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन सब में होंगे, सारे स्ट्रक्चर्स में होंगे। तो बेसिकली पहले मैंने दिखाया चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब लेंथ ऑफ पेरेंट चेन ही डिफरेंट है। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, 1 ब्यूटीन है और 2 मिथाइल प्रोपीन है। 1 ब्यूटीन में क्या है, बेसिकली 4 कार्बन सीधे स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड ड्रॉ कर रखा, तो 1 ब्यूटीन कहते हैं इसको। 2 मिथाइल प्रोपीन में पेरेंट चेन के अंदर 3 कार्बन ही है, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, फर्स्ट कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है, तो उसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन एंड 2 मिथाइल प्रोपीन, ये दोनों हो गए चेन आइसोमेरिज्म, बिकॉज लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन डिफरेंट है। सेकंड एग्जांपल क्या है तुम्हारे पास, सेकंड जो एग्जांपल का सेट है उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रखा है कि डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट है। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन में फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटीन में सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड ड्रॉ कर रखा है। क्लियर है? तो 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, these are position isomers, and 1 butene and 2 methyl propene, these are chain isomers. 1 butene and 2 methyl propene are chain isomers, 1 butene and 2 butene are position isomers. तो ये 3 isomers possible है, ब्यूटीन के 3 isomers possible है, 1 butene 2 methyl propene and 2 butene. क्लियर है? ऐसे ही पेंटीन के तुम्हें ड्रॉ करने हैं और मैंने तुम्हें एक हिंट दे रखा है, हिंट ये टोटल 4 आइसोमर्स पॉसिबल है, वो तुम ड्रॉ करके दिखाना, सबके स्ट्रक्चर्स मुझे ड्रॉ करके भेजना व्हाट्सएप पे। तो पेंटीन जिसके अंदर 4 आइसोमर्स होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ना है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें देख ली, हमने देखा होमोलोगस सीरीज कैसा दिखता है एल्कीन का, मेंबर्स किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज है। इसके अलावा हम लोगों ने फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इथीन का स्ट्रक्चर देखा, साथ में हमने उसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ड्रॉ करना सीखा। उसके क्योंकि आईसीसी के सिलेबस ने सिर्फ इथीन की बात की है, अगर आईसीसी का सिलेबस कहीं में प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह सब की बात करेगा तो हम लोग वो भी ड्रॉ करेंगे, बट उसने सिर्फ मेनली इथीन की बात की है। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटीन और पेंटीन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी। अच्छा, ओलेफिन्स वगैरह की बात की थी, जनरल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एल्कीन्स की, वो सबसे पहले स्लाइड में हमने देखा था। इसी तरीके से जब भी किसी फैमिली को हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी होमोलोगस सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, कुछ मेंबर्स 4-5 मेंबर्स का फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, ये देखना है हम लोगों को। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम जैसा आईसीसी का सिलेबस बोलेगा उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आईसीसी का सिलेबस ने सिर्फ इथीन की बात, हमने सिर्फ इथीन किया है। एल्केन्स में वो ब्यूटेन तक की बात करें तो ब्यूटेन तक की हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हमने फिर क्या पढ़ना है, हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ दैट फैमिली पढ़ना है और हमने प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ दैट फैमिली पढ़ना है। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस, प्रिपरेशन रिएक्शंस और साथ में स्टार्टिंग के 1-2 मेंबर्स की यूजेस एंड एप्लीकेशंस आईसीसी का सिलेबस डिमांड करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे,
ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। किस टाइप का रिएक्शन शो करता है? एडिशन रिएक्शन शो करता है। हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है ए एंड ए बी जो होता है, ए बी अगर होगा तो एक में ए लगेगा, एक में बी लगेगा। ये हम लोगों ने पहले एक एग्जांपल देख रखा था। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसे पहले हमारे पास ड्रॉ किया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन में एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन है वो, उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन मतलब H2, H है वो बेसिकली, क्या हाइड्रोजन H है, तो एक H एक कार्बन में लगेगा, दूसरा H दूसरे कार्बन में लग जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास जो बन गया वो सिंपल बना, 2 मिथाइल प्रोपेन बना है। क्या बना है? फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन बना है। ऐसे ये जो रिएक्शन है, ये सिर्फ मैंने तुम्हें इंडिकेट करने के लिए दिया है। डिटेल में हाइड्रोजनेशन क्या होता है ये अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, प्रॉपर्ली तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, तुम्हारे बुक के हिसाब से जो डिटेल्स है, कैटलिस्ट क्या यूज करना है, क्या टेम्परेचर यूज करना है, क्या प्रेशर यूज करना है, वो सारा कुछ हम लोग आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक जनरल इंडिकेशन है कि हाँ ऐसे एडिशन रिएक्शन होते हैं। ए बी था ना, ए बी की जगह एच हो गया, तो एक एटम पे एक दूसरा एच दूसरे कार्बन एटम पे, एक एच एक कार्बन एटम पे ऐड हुआ, दूसरा एच दूसरे कार्बन एटम पे ऐड हुआ। हेलोजनेशन होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हेलोजनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ बी आर शो कर रखा है ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है Br2 या फिर बी आर। एक बी आर आइटम एक कार्बन आइटम पे, दूसरा बी आर आइटम दूसरे कार्बन आइटम पे, ए बी की तरह ऐड हो गया। फिर एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन, मतलब H2O ऐड करना। H2O होता है क्या? H प्लस OH माइनस। H2O क्या होता है? H प्लस OH माइनस, तो मतलब HOH क्या है? HOH। तो एक H एक कार्बन आइटम पे, OH दूसरे कार्बन आइटम पे, H एक कार्बन आइटम पे, OH दूसरा कार्बन आइटम पे। तो A हो गया H, OH हो गया B, ठीक है ना। तो A एक कार्बन आइटम है, B दूसरे आइटम पे, HOH। इस तरीके से बस हो रहा है। तो बस मैं सिर्फ एक रिजेम्बलेंस दिखा रहा हूँ एडिशन रिएक्शन जो जनरल हम लोगों ने पढ़ा था उसके साथ। डिटेल में सारे रिएक्शंस हम लोग आने वाले स्लाइड्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब इन रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ जो इक्वेशंस एंड कंडीशन जो तुम्हें स्टडी करना है, जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है इक्वेशंस, वो तुम यहाँ से लिखना, ठीक है। लास्ट स्लाइड से मत पिक करना, बिकॉज वो सिर्फ एक बताने को था कि एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं और ये सारे रिएक्शन एडिशन रिएक्शन किस तरीके से हैं, ये सिर्फ ये समझाने के लिए था। अब यहाँ पर जो रिएक्शन कंडीशंस या जो बैलेंस रिएक्शन वो तुम अपने बुक के हिसाब से करोगे, जो तुम्हारे बुक से ही मैंने ये पिक किया हुआ है, तो ये वाले तुम नोट कर सकते हो। तो क्या है, ये सारा कुछ बुक से ही है, तो तुम अगर तुम्हें यहाँ कुछ क्लियर नहीं हो रहा है लिखा हुआ तो तुम बुक से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब भी इथीन में, इथीन के ऊपर हाइड्रोजन को पास करते हैं, इथीन के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो क्या होता है? बेसिकली इथीन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और इथेन फॉर्म होता है। इथीन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और इथेन फॉर्म होता है। ऐसा कब होता है? जब टेम्परेचर तुम मेंटेन करो 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और वहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है यहाँ पर? फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट होता है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल। प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, तीन तरह के कैटलिस्ट अवेलेबल हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल। प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करोगे तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स के अंदर हो जाते हैं, क्लोज टू 30, 40, 50 डिग्री के अराउंड अगर तुम टेम्परेचर लेके चल रहे हो तो बहुत हाई टेम्परेचर तुम जाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे हो जाता है विथ प्लैटिनम एंड पैलेडियम। बट अगर निकल होगा तो 200 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हें करना होगा, ठीक है। तो फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट वहाँ पे यूज किए जाते हैं। आगे बात समझ। C2H4 जो कि इथीन था, इथीन में हाइड्रोजन को ऐड किया गया एट 200 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ निकल। Ni शो किया मतलब निकल, Ni क्या होता है? सिंबल, निकल का सिंबल होता है Ni। 200 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ निकल क्या बन गया? C2H6 बन गया जो कि इथेन है। इथेन एल्केन है जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड है और इथीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। ये रिएक्शन क्लियर हो गया। सिंपली क्या होता है? हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट अ रेज टेम्परेचर, कुछ हाई टेम्परेचर पे होगा तो एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट, जो कैटलिस्ट यहाँ पे कौन सा निकल यूज कर रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे। प्लैटिनम पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर चाहिए होगा, ठीक है ना। उसको ये लिख रहे हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स ये वर्क करता है। क्लियर है? प्लैटिनम पैलेडियम निकल तीन तरह के कैटलिस्ट अवेलेबल है। अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन। यहाँ पे दो खास बातें, कभी भी हेलोजनेशन फ्लोरीन के साथ नहीं करते। हेलोजनेशन रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव होता है। हेलोजनेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ फ्लोरीन
एडिशन ऑफ फ्लोरीन इज एक्सप्लोसिव, तो उसको अवॉइड करते हैं। बुक में कभी तुमको उसके रिएक्शंस वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। रिएक्शन विथ आयोडीन हो सकता है, बुक में तुमको उसके रिएक्शन दिखाई देंगे, बट यहाँ जो प्रोडक्ट होता है ये बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता, थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वो वापस टूट जाता है, बिकॉज इट इज अनस्टेबल, प्रोडक्ट फॉर्म इज अनस्टेबल, तो वो फिर से ब्रेक कर जाता है। तो जनरली दो टाइप के हैलोजेनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट अच्छे रिएक्शंस हैं, कौन से? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। दो रिएक्शंस बहुत ही अच्छे रिएक्शन है, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, ठीक है। फ्लोरिनेशन आयोडीनेशन हो सकता था बट नहीं करते हम लोग, क्यों? फ्लोरिनेशन में क्या प्रॉब्लम है? फ्लोरीन ऐड करने में प्रॉब्लम है कि वो एक्सप्लोसिव है, आयोडीन ऐड करने में प्रॉब्लम है कि वो अनस्टेबल है, बहुत कम देर के लिए सर्वाइव करेगा, प्रोडक्ट तुरंत ही टूट जाएगा। उतनी देर के अंदर तुम्हें स्टडी करना, तुम स्टडी कर लो, अदरवाइज वो वापस ब्रेक हो करके एल्कीन एंड एल्कीन अलग हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा उसके अंदर से। क्लियर है? रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है, इथीन में Cl2 ऐड किया, Cl2 मतलब Cl एक Cl एक कार्बन आइटम पे, दूसरा Cl दूसरे कार्बन आइटम पे, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया? 1,2 डाइक्लोरोइथेन। क्या बना? 1,2 डाइक्लोरोइथेन। फर्स्ट कार्बन पे भी क्लोरीन लगा, सेकंड कार्बन पे भी क्लोरीन लगा, दो है इसलिए डाई, दो मतलब डाई, तो 1,2 मतलब दोनों का पोजीशन दिखा दिया 1 और 2, 1,2 डैश डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। समझ आ गया नेमिंग कैसे कर रहे हैं? क्लियर है? कोई बात, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से एडिशन कर सकते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन ब्रोमाइड और इथाइलिन आयोडाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली डाइक्लोरोइथेन, डाई ब्रोमोइथेन, डाई आयोडोइथेन बन सकता है। डाई आयोडोइथेन जो होगा वो बहुत ही अनस्टेबल है। डाई फ्लोरोइथेन बनाने की भी कोशिश मत करना, क्या बनेगा? वो बेसिकली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। समझ आ गई बात? ये जो रिएक्शन होता है किस टेम्परेचर होता है? रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाता है, हैलोजेनेशन रूम टेम्परेचर के अंदर हो जाता है। कंप्लीट। अब नेक्स्ट रिएक्शन में मूव करते हैं। तो अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं फर्दर एल्कीन्स के रिएक्शन कंटिन्यूड। तो हैलोजेनेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, इसी का एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखा रखा है। कौन सा रिएक्शन है ये? ब्रोमीन का एडिशन है। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन को क्या बोलते हैं हम लोग? एडिशन ऑफ ब्रोमीन एक्चुअल में होता है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन को हम लोग बोलते हैं ब्रोमिनेशन। क्या होता है एडिशन ऑफ ब्रोमीन? इज कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन। एडिशन ऑफ क्लोरीन इज नोन एज क्लोरिनेशन। तो लास्ट स्लाइड में क्लोरिनेशन दिखाया था, Cl ऐड हो गया था, अब यहाँ पे Br2 ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग Br2 ऐड कर रहे हैं, तो Br ऐड होगा। Br2 ऐड कर रहे हैं तो Br ऐड हो गया। समझ आ गई बात? ब्रोमिनेशन बिल्कुल सेम है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों में लिख दिया, दोनों याद रखना तुम, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन। Cl ऐड होगा या Br ऐड होगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसलिए बोलते हैं इसको एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एडिशन ऑफ वाटर, तो एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया, H2O। और एरो के ऊपर क्या दिखा रखा है? H+ दिखा रखा है। H+ दिखाता है एसिड, H+ कहीं लिखा हो एरो के ऊपर दिखाता है कि वो एसिड कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहा है। H+ में मतलब एसिड कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं। कौन सा एसिड? मोस्टली इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट H+। तो क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट? C2H5OH बनता है। क्या बनता है? C2H5OH बनता है। कैसे बनता है? CH2 था ना, तो एक पे H ऐड हो रहा है, एक पे OH ऐड हो रहा है, एक पे H हो रहा है तो CH3 बन गया, अगले पे OH लग गया तो CH2OH हो गया वो। तो ये क्या बन गया? CH3 CH2OH, तो C2H5OH। क्या? CH3 CH2OH, C2H5OH। क्लियर है या कोई डाउट? C2H5OH। तो ये जो बना OH ऐड हुआ ना, तो OH एक पे लग गया, तो OH लगने का मतलब क्या होता है? ये एक अल्कोहल फॉर्म हुआ है। जो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारे पास आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? फाइनल प्रोडक्ट जो है इस एग्जाम्पल में वो है, फाइनल प्रोडक्ट इज एन अल्कोहल। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ये फाइनल प्रोडक्ट जो दिखाई दे रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट एक अल्कोहल है। ये फाइनल प्रोडक्ट एक अल्कोहल है, तो एक तरीके से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है। ये क्या? ये रिएक्शन एक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की तरह है। एडिशन ऑफ वाटर में, हाइड्रेशन रिएक्शन में अल्कोहल प्रिपेयर होता है, एडिशन ऑफ वाटर से अल्कोहल प्रिपेयर होता है फ्रॉम एल्कीन। आ गई बात समझ? किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। एसिड कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मली यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर है? बुक में लैंग्वेज क्या यूज किया? वाटर मॉलिक्यूल गेट्स एडेड टू एल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अल्कोहल्स। क्लियर है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की तरह समझ सकते हो। एडिशन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है। रिएक्शन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है। क्लियर है बात? अगला कौन सा है? हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होता है, मतलब HCl HBr HI।
हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? HCl, HBr, HI, एक H होगा एक हैलोजन होगा, तो हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन के साथ हैलोजन लगा तो क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड होते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोहेलोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोहेलोजनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या दिखा रखा है? एडिशन ऑफ HCl, तो HCl ऐड करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, तो एक पे H ऐड होगा एक पे Cl ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। नाम क्या है इसका? इसका नाम है क्लोरो 1 क्लोरो इथेन। क्या नाम है इसका? इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन, या फिर इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। 1 क्लोरो इथेन IUPAC नेम है, इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है इसका। ठीक है, तो क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड बन गया। एडिशन ऑफ हाइड्रो हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड से क्या बनता है? हमारे पास हेलो एल्केन्स बनते हैं या फिर एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। समझ आ गई बात? अब यहाँ पे एक और रिएक्शन दे रखा है। यहाँ पे क्या किया? एल्काइल हैलाइड लिखा और उसमें क्या ऐड किया? एक्वस KOH ऐड किया। जो यहाँ पे जो KOH ऐड किया, ये एक्वस KOH ऐड किया है, तो बन गया C2H5OH प्लस KCl। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है अगर एक्वस KOH करोगे तो। अगर अल्कोहलिक KOH कर दोगे तो एल्कीन बन जाता है। बुक में ये प्रॉपर्ली हाईलाइट नहीं किया गया इस बात को, लेकिन ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो KOH यूज करेंगे, यहाँ पर जो KOH यूज करेंगे ये एक्वस KOH होगा। ठीक है, अल्कोहलिक KOH अगर डालोगे अल्काइल हैलाइड्स के अंदर तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। एक्वस KOH डालते हो तो अल्कोहल बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको नोट करके रखो। एल्काइल हैलाइड से CH3 CH2 Cl, इसमें अगर अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अगर एक्वस KOH डालेंगे तो CH3 CH2OH बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और अल्कोहलिक KOH से इथीन बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी रिएक्टेंट एक जैसे होते, सिमिलर रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसे रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछते हैं जो कि सिमिलर रिएक्शन है। दो रिएक्शन जिसका एक जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब एक जैसे रिएक्टेंट्स है बट प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। एक जैसे रिएक्टेंट्स है, थोड़ा कंडीशन में डिफरेंस है, थोड़ा सा कंडीशन में हल्का इत्तू सा का डिफरेंस है रिएक्शन कंडीशंस में, और प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया। एक में एल्कीन बन रहा है, एक में अल्कोहल बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस रिएक्शन को स्पेशली ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। फर्दर कंटिन्यूइंग विथ रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। तो अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो एडिशन ऑफ ओजोन है। क्या है? ओजोन ऐड करते हैं एल्कीन के अंदर। ओजोन मतलब O3। ओजोन का सिंबल क्या होता है? O3। ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो O3 है। O3 को ऐड करते हैं एल्कीन के अंदर, तो क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है। जो क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है सेलिना पब्लिशर के बुक में और विराज जे दलाल के बुक में। सेलिना पब्लिशर ने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है। सेलिना पब्लिशर ने इस रिएक्शन का नाम रखा है ओजोनोलिसिस, जो कि गलत है। ये रिएक्शन ओजोनोलिसिस का एक छोटा सा स्टेप है। ओजोनोलिसिस एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप में होता है। ये सिर्फ एक तरीके से ओजोनाइड का प्रिपरेशन है, एडिशन ऑफ ओजोन है। तो विराज जे दलाल ने इस चीज़ को सही हाईलाइट किया कि विराज जे दलाल ने लिखा है कि ये क्या है? ये एडिशन ऑफ ओजोन है। इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है उन्होंने ब्रैकेट में लिख रखा है कि इसका नेक्स्ट स्टेप के अंदर ओजोनोलिसिस होती है, वो उन्होंने शो कर रखा है रिएक्शन। मतलब लिखा, मतलब शो तो नहीं किया रिएक्शन, बट ब्रैकेट में लिखा कि हाँ ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत हल्का हिंट दिया है, लेकिन सेलिना पब्लिशर ने इसका ही नाम ओजोनोलिसिस लिख दिया, जो कि गलत है। इसको ओजोनोलिसिस बिल्कुल नहीं बोलते। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्या है रिएक्शन विथ ओजोन। रिएक्शन विथ ओजोन में क्या होता है कि जब भी एल्कीन के पास ओजोन को पास करें, ओजोन गैस को अगर पास करते हैं एल्कीन के ऊपर से, तो क्या होगा? एक सॉल्यूशन ऑफ इथीन से पास करें, सॉल्यूशन ऑफ इथीन के ऊपर, सॉल्यूशन ऑफ इथीन इन ईथर, सॉल्यूशन ऑफ इथीन इन ईथर के ऊपर से पास कर रहे हैं ओजोन गैस को, तो क्या बन रहा है? इथीन ओजोनाइड बन रहा है। इथीन ओजोनाइड बन रहा है। ये तुम स्ट्रक्चर देख सकते हो। इथीन ओजोनाइड कैसा दिखाई देता है? CH2 के साथ O है, फिर CH2 है, और फिर नीचे में 2 O बन के पूरा होता है ना, एक झोपड़ा सा, एक हर्ट जैसा बन जाता है ये स्ट्रक्चर। CH2O CH2 और नीचे भी O आपस में सारा कुछ आपस में कनेक्टेड है। तो ये जैसा स्ट्रक्चर है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कैसा है? ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, सारा कुछ आपस में सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है ना? तो ओपन चेन नहीं, एक क्लोज चेन है, सारे आपस में कनेक्टेड हो गए। जहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा तुम एक सर्कल कंप्लीट करके वहाँ वापस पहुँच सकते हो। दैट मीन्स कि वो क्लोज चेन है। जैसे क्लोज सर्किट होता है ना फिजिक्स में, जो
करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम पढ़ते हो क्लोज सर्किट, जहां से स्टार्ट कर रहा है बैटरी में, जहां से चार्ज फ्लो कर रहा है वहीं पे चार्ज एंड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो क्लोज सर्किट है। उस तरीके से ये क्लोज चेन है, ये क्लोज चेन कंपाउंड है इथीन ओजोनाइड। क्लियर है? एक्चुअली ओजोनोलिसिस का मीनिंग क्या होता है मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा कि ओजोनोलिसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो तुम्हारे बुक में गलत दे रखा है। और इससे एक बात पता चलती है कि मतलब ऐसे मैंने नोटिस किया है कि वीरावजी दलाल जो पब्लिशर है, जो ऑथर है, बेसिकली उनकी सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग बेटर है, केमिस्ट्री में ज़्यादा बेटर कमांड उनका सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन सेल्डा पब्लिशर के जो ऑथर्स हैं दे आर मोर सिस्टमैटिक, वो बोर्ड एग्जाम्स को बहुत अच्छा टारगेट कर बहुत सी टेक्स्ट बुक लिखी है उन्होंने। विरावजी दलाल नॉलेज बहुत है, काफ़ी सारा कंटेंट भी उन्होंने डाला है, कहीं हिडन ब्रैकेट में बहुत काम की चीज़ें लिख दी हैं उन्होंने। बट प्रॉब्लम ये है कि इतना मतलब क्या बोलो अनऑर्गेनाइज सा किताब है कि टेक्स्ट बुक के रूप में इसको फॉलो नहीं कर सकते। टेक्स्ट बुक में उसको फॉलो करेगा तो बंदा परेशान हो जाएगा, ये मेजर प्रॉब्लम है उस बुक के साथ। ठीक है, तो मैं ये कभी नहीं बोलता कि वो ऑथर खराब है, ऑथर ज़्यादा बेटर है बेसिकली, लेकिन वो टेक्स्ट बुक एक रेफरेंस बुक हो सकती है, कभी भी टेक्स्ट बुक नहीं हो सकती। वो विरावजी दलाल की बुक कभी भी एक टेक्स्ट बुक नहीं हो सकती, बिकॉज कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बुक के अंदर। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये रिएक्शन देख लिया तुमने ओजोनाइड, ये रिएक्शन बस थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करना, रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तो फिर तुम्हें याद हो जाएंगी चीज़ें। लिख लिख के याद करना रिएक्शंस को, कभी भी ओरली मत पढ़ना रिएक्शन को। रिएक्शन को जब भी पढ़ोगे तो रिटर्न फॉर्म में लिख लिख के करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर बनना, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर का मतलब क्या? पॉली मतलब होता है मेनी, मर्स विद स्मॉल यूनिट्स, तो मेनी स्मॉल यूनिट्स मिलके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। मॉलिक्यूल बोलते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लो, डेफिनेशन क्या है पॉलीमराइजेशन का? व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड एसोसिएट्स टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। तो एक्चुअली बताता हूँ तुम्हें कि 1000 मॉलिक्यूल्स तक भी कनेक्ट कंबाइन हो जाते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स, 1000 मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे 100 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा सा यूनिट बना देते हैं, दैट बहुत लंबा सा चेन बना देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, छोटे वाले को बोलते हैं मोनोमर्स, सारे आपस में कंबाइन करके क्या बनते हैं? पॉलीमर्स। तो बहुत लंबे लंबे चेन होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो आगे की जो रिसर्च होती है इसमें पॉलीमर्स के ऊपर बहुत स्टडी हो रहा है, बहुत यूज हो रही है पॉलीमर्स की। ठीक है, तो पॉलीमर चेन्स बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तुम्हें सिर्फ क्या पढ़ना है? तुम्हें पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन पढ़ना और ये एग्जाम्पल पढ़ना है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड एसोसिएट टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। स्मॉल वाला जो मॉलिक्यूल्स है, सेम कंपाउंड वाला जो मॉलिक्यूल्स है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर्स, और जो बिग मॉलिक्यूल फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। छोटे वाले को बोलते हैं मोनोमर्स, बड़े वाले को बोलते हैं पॉलीमर्स, जो बहुत बाद में बनेगा ना, बहुत लंबा सा चेन, 100, 1000 कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है n टाइम्स, मतलब n छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, n टाइम्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, n मॉलिक्यूल्स है इथीन की। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है कि वो एक लंबा सा चेन फॉर्म करता है। ठीक है, अगर 1000 मॉलिक्यूल्स तुमने पिक किया तो 1000 मॉलिक्यूल का लंबा एक चेन बनेगा, एक स्ट्रेट चेन बनेगा, इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इथीन इथीन इथीन, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीइथीन। क्या बोलते हैं उसको? इथीन कंबाइन करके क्या बनता है? पॉलीइथीन। पॉलीथीन जो होता है, पॉलीइथीन, पॉलीइथाइलिन, जो पैकेजिंग वगैरह में कैरी बैग्स में यूज़ होता है और बहुत जगह यूज़ होता है। पॉलीथीन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मिशन मंगल तुमने देखा होगा कि क्या क्या खतरनाक खतरनाक उन्होंने इनोवेशन यूज़ किया हुआ है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पॉलीमर्स की होती है, पॉलीमर्स बहुत जगह काम आते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी पॉलीमर्स बहुत जगह काम आते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मटेरियल्स जो होते हैं वर्ल्ड में हमारे पास, उससे बहुत सारे काम नहीं हो पाते, अपने काम के हिसाब से हम लोग नया तरह का पॉलीमर बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल साइंस। उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल साइंस, जो आगे फ्यूचर में तुम्हारे काम आ सकता है ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक अच्छा ब्रांच है, एक राइजिंग ब्रांच है, जो तुम अगर टेकअप करते हो तो रिसर्च में बहुत स्कोप है, फॉरेन में बहुत अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं इस फील्ड के थ्रू। क्लियर है? चलो अब आगे मूव कर रहे हैं। ये जो स्लाइड है यहाँ बेसिकली हम देखेंगे कि एक्चुअली में ऑस्मोसिस होता क्या है। तुम्हारे बुक में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दिया गया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कोई गलत इन्फॉर्मेशन लेके ना जाओ। ठीक है, इसलिए एक्चुअली ओजोनोलिसिस क्या होता है मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो प्रिपरेशन ऑफ ओजोनाइट एंड देन ब्रेकिंग इट। तो ओजोनाइट पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको बोलते हैं ओजोनोलिसिस। पूरे स्टेप को हम लोग बोलते हैं ओजोनोलिसिस। होता क्या है इसके अंदर? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, प्रोपीन है। प्रोपीन क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है ना। तो प्रोप 1इन एक तरीके से, प्रोप 1इन, इसमें ओजोन ऐड किया गया O3। ओजोन जब ऐड किया गया तो ये इस तरीके का, मैंने कहा था हट टाइप का शेप बनता है, ये एक्चुअली ओजोनाइड ऐसा बनता है। प्रोपीन ओजोनाइड कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर O और नीचे O लगे हुए हैं, प्रोपीन ओजोनाइड इस तरीके से बन गया। ये तो वो ओजोनाइड का प्रिपरेशन जो तुम्हारे बुक में दे रखा है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं इसमें Zn और H2O। क्या ऐड करते हैं, Zn ऐड करते हैं, H2O ऐड करते हैं, जिससे कुछ एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं, कुछ एल्डिहाइड्स बन जाते हैं, ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एल्डिहाइड बन जाता है। इथेनल मिथेनल बन गया, यहाँ इस केस के लिए इथेनल और मिथेनल बन गया। ठीक है, वो मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि किस तरीके से ये बन रहा है, इथेनल मिथेनल क्यों बन रहा है, ये मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा। बस ये समझ लो कि यहाँ से एल्डिहाइड्स बनते हैं। ओजोनाइड के ब्रेक होने से क्या बनता है, एल्डिहाइड्स बनते हैं। और एल्डिहाइड से हम लोग पता कर लेते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे था। जो एल्डिहाइड बना है उसके फॉर्मूला से हम लोग पता कर लेते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे था। तो दैट इज द पावर ऑफ दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन करता क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओजोनोलिसिस एक्चुअली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन फॉर डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज, फॉर जनरल नॉलेज। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। स्कूल के एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स में इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। सिर्फ जितना तुम्हारे बुक में बता रखा है उतना तुम देख लेना कि एडिशन ऑफ ओजोन तुमको आना चाहिए। एडिशन ऑफ ओजोन कैसे करते हैं वो तुमको आना चाहिए। ओजोनाइड बन जाता है, अब वो ओजोनाइड आगे टूटता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओजोनोलिसिस। सिर्फ मैं उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर रहा था जो मिस इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बुक में पास ऑन हो गया है। बस इसकी कोई रेलिवेंस तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब लास्ट दो रिएक्शन जो तुम्हारे सिलेबस में है एल्कीन के, कौन कौन से, ऑक्सीडेशन और कंबस्शन। ये दो रिएक्शंस हैं बस, ऑक्सीडेशन एंड कंबस्शन। तो एडिशन रिएक्शंस तुम्हें देखने हैं, ओजोनोलिसिस वाला पार्ट तुमने देख लिया, ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन देख लिया, फिर ऑक्सीडेशन एंड कंबस्शन सिर्फ इतना ही है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये O एटम, ऑक्सीजन के एटम को रिलीज करता है। O के साथ स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तुमको यहाँ पे, O के साथ स्क्वायर ब्रैकेट मतलब नेसेंट ऑक्सीजन के बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन निकल के आता है, हमेशा एक नेसेंट ऑक्सीजन निकल के आता है। कहाँ से, एल्कलाइन KMnO4 से। तो एल्कलाइन KMnO4 ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन इथीन पे ऐड होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होगा। क्या बनेगा तुम्हारे पास, इथीन में H2O ऐड हो रहा है और O ऐड हो रहा है। तो OH बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों कार्बन एटम पे OH ऐड हो जा रहा है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इथीन का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन होता है एट रूम टेम्परेचर, तो ये रिएक्शन नोट कर लेना। तो और याद रखना जो फाइनल प्रोडक्ट बना है OH उसको हम लोग बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना इसका नाम क्या लिखा है। इसका नाम लिखा है 1,2 डैश इथेन डाइऑल। इथेन बिकॉज दो कार्बन है, दो OH लगा है, OH दो बार लगा है, तो इसलिए 1 और 2, 1,2। अब यहाँ ऑल नहीं बोल रहा, यहाँ पे डाइऑल बोल रहा है बिकॉज OL जो है अल्कोहल, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप OH है, OH दो बार लगा है, फंक्शनल ग्रुप OH दो बार लगा है, उससे बोले डाइऑल। क्लियर है, 1,2 इथेन डाइऑल, या फिर इथेन 1,2 डाइऑल भी बोल सकते हैं। सो क्या बोल सकते हैं, इथेन डैश 1,2 डैश डाइऑल, वो ज्यादा बेटर नाम होगा। इथेन डैश 1,2 डैश डाइऑल विल बी द बेटर नेम। क्लियर है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, इससे इथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्म होता है। क्लियर है, अच्छा डाइऑल्स। अब नेक्स्ट है कंबस्शन। कंबस्शन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में जलना। ठीक है, तो इथीन जो होता है, इथीन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है। क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, वाटर वेपर फॉर्म करता है और साथ में हीट फॉर्म करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम एंड हीट रिलीज होता है। और किस टाइप का फ्लेम बनता है, अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, पेल ब्लू फ्लेम फॉर्म करता है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या फॉर्म करता है, पेल ब्लू फ्लेम फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, पेल ब्लू फ्लेम फॉर्म करता है। और अगर ऑक्सीजन इतना नहीं है, सिंपली ऐसे बर्न कर रहे हैं इथीन को, तो क्या होता है, सूटी फ्लेम, ब्लैक सा फ्लेम फॉर्म होता है, ब्लैकिश फ्लेम फॉर्म करता है, सूटी फ्लेम फॉर्म करता है, कार्बन कार्बन सा हो जाता है पूरा वो। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। तो इथीन का कंबस्शन होता है, एयर कम रखोगे तो क्या हो जाएगा, सूटी फ्लेम, ब्लैकिश सा होगा और कार्बन कार्बन सा वहाँ पे बन जाएगा पूरा। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ एयर है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो क्या होगा, पेल ब्लू फ्लेम। क्या क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। क्लियर है,
अब नेक्स्ट स्लाइड पे ये बस एक लिस्ट ऑफ रिएक्शन समराइज कर दिया गया है। कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं एल्कीन्स के? हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो हेलोजनेशन, ओजोनोलिसिस, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड है, ओजोनोलिसिस सेलेना के अकॉर्डिंग, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, कंबशन। बस कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन रिएक्शंस और साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ इथीन। प्रिपरेशन रिएक्शन, यूजेस ऑफ इथीन। इसके बाद तुम लोग थोड़ी देर का ब्रेक ले सकते हो, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब है प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो ये सारे प्रिपरेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, बिकॉज कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं और फिर एक एल्कीन फॉर्म होता है। अल्कोहल के साथ या फिर अल्काइल हैलाइड्स को यूज़ करके हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करा के एल्कीन फॉर्म करा सकते हैं। यहाँ पर दिखा रखा है डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल यूज़ किया, इसमें क्या पुट किया? कॉन्क H2SO4, कॉन्सनट्रेट H2SO4 पुट किया। टेम्परेचर क्या रखा? 160 डिग्री सेल्सियस या 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ करते हैं। क्या फॉर्म होता है हमारे पास? एल्कीन फॉर्म होता है, इथीन, और साथ में वाटर रिलीज होता है, वाटर निकल के यहाँ बाहर आता है। मेरे पास जो बुक का एडिशन है यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग कर दिया इन लोगों ने, ये यहाँ पर 4 नहीं होगा, सिर्फ H2O रहेगा। ये क्या होगा? सिर्फ H2O, वाटर रिलीज होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ये यहाँ पर 4 नहीं होगा, ये क्या होगा? ये 4 नहीं होना चाहिए यहाँ पर। एक सेकेंड, बस इस 4 को मैं कवर करना चाह रहा था। ये 4 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, H2O होगा ये, ठीक है। तो अगर इथेनॉल में कॉन्सनट्रेट H2SO4 यूज करेंगे, 160 डिग्री सेल्सियस 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पुट करेंगे तो इथीन फॉर्म होगा और साथ में वाटर वेपर रिलीज होगा। तो रिमूवल ऑफ वाटर, इज नोन एज डिहाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। तो निकाल रहे हैं तो मतलब डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेट हो रहा है मतलब वाटर निकल रहा है उसके अंदर से, क्लियर है। कलेक्शन कैसे करते हैं? कलेक्शन होता है, इथीन एक गैस के फॉर्म में होता है, निकलता है, जिसका कलेक्शन करना होता है। द गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, द गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। और इसको चूज क्यों करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर को? इसका 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है? बिकॉज द गैस इज इनफ्लेमेबल। सेकेंड रीजन है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इथीन गैस जो है बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होता है, बहुत ही स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। क्यों होता है? बिकॉज वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, ठीक है। तो वाटर में बहुत ही हल्की सॉल्युबिलिटी होती है, इसकी बहुत ही कम सॉल्युबिलिटी होती है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल कह सकते हैं इसको इन वाटर। तो इस कारण से चूज कर रहे हैं हम लोग वाटर को, बिकॉज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए इनफ्लेमेबल गैस है, तो एयर नहीं चूज कर सकते। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो फायर कैच करने की चांसेस है, इनफ्लेमेबल गैस है, तो एयर को अवॉइड कर रहे हैं और वाटर को चूज कर रहे हैं बिकॉज वाटर में वो इनसॉल्युबल भी है। तो एक और एडवांटेज तुम्हारे पास हो गया। डिजॉल्व कर जाता तो उसको कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता, तो इनसॉल्युबल भी है, साथ में इनफ्लेमेबल गैस है, इस कारण से एयर को अवॉइड करें, वाटर को चूज कर रहे हैं। समझ आ गई बात? बुक में जहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसको तुम एक बार देख सकते हो, उसका एपरेटस कैसा है। बट एपरेटस हमारे किसी काम के नहीं है, स्कूल के एग्जाम्स में कभी आएगा नहीं एपरेटस। सिर्फ तुम्हें ये रिएक्शन पता होना चाहिए और ये 2 रीजंस कि वाटर को क्यों चूज करते हैं कलेक्शन के टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम सेलेना प्रोफेसर की बुक को देखो, मैं एक सेकंड बुक निकालता हूँ। अगर तुम बेसिकली बुक को देखो तो बुक में जहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है 2 स्टेप में। तो अगर तुम्हारे पास रिएक्शन लिखना को आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, अगर ये 1 मार्क्स का आता है तो ये रिएक्शन लिखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 2 मार्क्स का आता है बाई चांस, कभी भी अगर रिएक्शन लिखना है 2 मार्क्स में, तो यहाँ पे 2 स्टेप का रिएक्शन दिया हुआ है बुक के अंदर, वो नोट कर लेना। बुक में जो 2 स्टेप का रिएक्शन है उसको नोट कर लेना। अगर 2 मार्क्स का है तब, अगर 1 मार्क्स का तो ये वाला रिएक्शन जो मैंने यहाँ लिखा है ये तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। C2H5OH कॉन्क H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस 170 डिग्री सेल्सियस क्या बनता है? इथीन बनता है प्लस वाटर बनता है, क्लियर है। और प्रोसीजर का एक बार तुम सिर्फ देख सकते हो, डायग्राम किसी काम का नहीं है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के टाइम क्या करते हैं, वी ऐड some ammonium sulfate to the water in order to avoid
फ्रॉथिंग, फ्रॉथ फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए क्या ऐड करते हैं हम लोग ऐड करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये याद रख सकते हो कि एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एडिशनल पॉइंट, इसको नोट कर लो कि एल्यूमिनियम सल्फेट कहाँ ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं ड्यूरिंग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जब कलेक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ इथीन बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर वी ऐड एल्यूमिनियम सल्फेट। क्यों? टू अवॉइड फ्रॉथ फॉर्मेशन, फ्रॉथिंग को अवॉइड करने के लिए ऐसा करना होता है। बुक में ये बात दी हुई है, चाहो तो वहाँ से नोट कर सकते हो। और वहाँ पे 2 स्टेप का एक रिएक्शन लिखा हुआ है, वो तभी यूज करना जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, सिंपल रिएक्शन इसको लिख लेना, ये तुम्हारा सफिशिएंट काम कर देगा। 2 मार्क्स वाले में इसको लिखोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स तुम्हारे कट जाएंगे, इसलिए वो वाले रिएक्शन को भी देख लेना। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, मतलब हेलोजन हैलाइड्स में से, हाइड्रोजन हैलाइड्स में से अगर तुम हेलोजन को निकाल दो, H को निकाल दो, मतलब तुम क्या निकाल लो, H और Cl को निकाल देते हो, तो बेसिकली एल्कीन बन जाता है। C2H5Cl में KOH डालते हैं, कौन सा, एल्कोहलिक KOH। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एल्कोहलिक KOH, वो भी हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड पिक करोगे तो क्या हो जाएगा, H निकल जाएगा, Cl बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C2H4 हो जाएगा, KCl और H2O। ठीक है, C2H4 KCl H2O, यहाँ से एक H और एक Cl निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इनके C2H4 हो गया। ये KOH यूज किया, कौन सा, एल्कोहलिक हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। एक्वस यूज करेंगे तो एल्कोहल बना देता है, एल्कोहलिक यूज करते हैं तो वो एल्कीन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, C2H5Br, ऐसे ही H और Br निकल जाएगा, बन जाएगा एल्कीन। सेम रिएक्शन है, C2H5I, यहाँ से H और I निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H4 बन जाएगा। डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, इसको यूज करके भी तुम फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे बुक में सेकंड स्टेप में लिखा हुआ था, उस रिएक्शन को मैंने थर्ड में लिखा हुआ है, बस मैंने ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया है, तो यहाँ थर्ड नंबर देख के परेशान मत होना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो थर्ड मेथड है, टू प्रोसेस द टू बेसिकली प्रिपेयर एल्कीन, इथीन को प्रिपेयर करने का जो नेक्स्ट मेथड है। ये एक और मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स का, इसको इंडस्ट्रियल मेथड के फॉर्म में दिखाया गया है बुक में, जिसमें से भी 2 मेथड्स हैं बेसिकली। सेलेना में दे रखा है फर्स्ट वाला रिएक्शन, और सेकंड वाला रिएक्शन विराट जी दलाल वाली बुक में दे रखा है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो आप बेसिकली यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, Al2O3, ठीक है, सॉलिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। और इसमें क्या है, अल्कोहल में जब इसको यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, वाटर वेपर निकल जाएगा, वाटर को वो एब्जॉर्ब कर ले जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को निकाल ले रहा है। इसका इस तरीके से एल्कीन बन जा रहा है फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से एल्कीन बनाना बाय डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन हो गया, कोई खास डिफिकल्टी होगी नहीं, ठीक है, नोट कर लेना इसको। अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो तुम्हारे बुक में नहीं मेंशन किया गया है, सेलिना वाले बुक में मेंशन नहीं किया गया है, बट ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको नोट कर लो। इसको कहते हैं पाइरोलिसिस, क्या बोलते हैं इसको, इसको पाइरोलिसिस भी बोलते हैं, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या होता है इसके अंदर, इथेन ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट करने के कारण टूट जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट करने के कारण टूट जाता है। तो इथेन ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, सिलिका एल्यूमिना। सिलिका एल्यूमिना तो SiO2Al2O3, सिलिका एल्यूमिना क्या होता है, SiO2Al2O3 गिव्स इथीन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाइरोलिसिस, पाइरोलिसिस, ठीक है, हीट कारण करने, पाइरोलिसिस, पाइरो मतलब क्या हो गया, फायर, एक तरीके से हीटिंग के कारण, लिसिस मतलब टूट जाना, लिसिस मतलब होता है टूट जाना, पाइरोलिसिस, ठीक है। तो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, जनरली ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स होता है, ज़्यादातर एल्कीन्स क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं, ठीक है। तो इथेन ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट, सिलिका एल्यूमिना, SiO2Al2O3 गिव्स इथीन। रिएक्शन का टाइम क्या दिखा रखा है, CH3 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, SiO2Al2O3 के प्रेजेंस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। बहुत ही सिंपल, नोट कर लेना इसको, ठीक है। ये तुम्हारी बुक में मेंशन नहीं किया, विराट जी दलाल वाली बुक में दे रखी है, तो इसको नोट कर लेना। अब आगे मूव करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के बाद अब पढ़ते हैं हम लोग केमिकल टेस्ट ऑफ एल्कीन। लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट करते हैं कोई कंपाउंड एल्कीन है या नहीं है, तो वहाँ हम लोग चेक करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, इसलिए बोलते हैं इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कह सकते हैं, इसको टेस्ट फॉर एल्कीन, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, या फिर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कह सकते हैं,
टेस्ट को, ठीक है। तो बेसिकली 2 टेस्ट लिख रखे हैं, कौन से, एक ब्रोमीन सॉल्यूशन का टेस्ट होता है और एक एल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन का टेस्ट होता है। ब्रोमीन सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर एल्कीन में तुम ब्रोमीन डालोगे तो बेसिकली ब्रोमीन का एडिशन रिएक्शन, मतलब हेलोजनेशन तुमने देखा था ना, ब्रोमिनेशन, तो वो रिएक्शन हो जाएगा, उसमें कुछ कलर चेंज होता है। कलर चेंज क्या होता है, ब्रोमीन सॉल्यूशन पहले ऑरेंज कलर का बता रखा है, बाद में क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ऑरेंज टू कलरलेस। तो अगर ऑरेंज टू कलरलेस मतलब बेसिकली डीकलराइज हो जाता है। ब्रोमीन सॉल्यूशन अगर डीकलराइज हो जाता है तो मतलब कि वहाँ पे एल्कीन तुमने ऐड किया होगा। तो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है कि एल्कीन का प्रेजेंस हो जाता है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन ऐड कर रहे हो और वो ब्रोमीन सॉल्यूशन को कलरलेस बना देता है, दैट मीन्स कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन होने के बहुत हाई चांसेस है, एल्काइन भी हो सकता है, एल्केन वो नहीं हो सकता। क्या वो एल्केन नहीं हो सकता, वो एल्कीन हो सकता है। समझ आ गई बात, एल्काइन भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या है, एक और टेस्ट है एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, ये पर्पल कलर का होता है। इसमें जब ऐड करते हो तुम एल्कीन तो वो डीकलराइज हो जाता है। रिएक्शन कौन सा होता है याद है, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होता है, जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें इथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्म होता है, वो वाला रिएक्शन यहाँ पे तुम नोट कर सकते हो इस तरीके से, डीकलराइज। तो एक टेस्ट है फॉर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या टेस्ट फॉर मल्टीपल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड से अनसैचुरेशन का टेस्ट है ये। क्लियर है। अब इसके बाद हमने पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ इथीन, एप्लीकेशंस ऑफ इथीन पढ़ना है हमने नेक्स्ट। तो हमने जो एल्कीन्स पढ़ा, जो इथीन के बारे में पढ़ा, क्या ये इथीन सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में ही है या रियल लाइफ में कहीं ये आता है? तो इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है इथीन मोस्टली। जो प्लांट्स का एक हार्मोन होता है, हार्मोन जो होता है जो बेसिकली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के राइपनिंग में जो बेसिकली रोल प्ले करता है वो इथीन होता है। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए भी पर्पस में इसको लाया जा सकता है। कौन सा? प्लांट्स में जनरली ये प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इथीन या इथाइलिन, ठीक है, ये नोट कर लेना। इसके अलावा एक ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम क्रिएट किया जा सकता है। ऑक्सी इथाइलिन फ्लेम वो यूज होता है कहाँ पर, कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। तो इथिलीन को यूज करते हुए ऑक्सी इथिलीन फ्लेम यूज होता है, इसको यूज करते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा पॉलीथीन के फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। इथिलीन को यूज करके पॉलीइथिलीन फॉर्म कर सकते हैं, पॉलीथीन फॉर्म कर सकते हैं। जो पैकेजिंग में यूज हो सकता है, फिल्म्स, ट्यूब्स, लैमिनेट्स, इन सब जगहों पे यूज हो सकता है। इसके अलावा इथिन कहाँ यूज होता है, इथेनॉल के प्रिपरेशन में यूज हो सकता है। हमने देखा है इथेनॉल में कैसे फॉर्म होता है, वो इथेनॉल में बेसिकली हाइड्रेशन रिएक्शन से इथेनॉल फॉर्म हो सकता है। और इथेनॉल आगे कहाँ यूज होता है, इथेनॉल यूज हो सकता है इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स के डिपार्टमेंट में इथेनॉल यूज होता है। इथेनॉल बेसिकली बहुत सारे इंडस्ट्री में काम आता है और इथेनॉल ही वो लिकर है जो कंज्यूम होता है। इथेनॉल ही एक्चुअली जो कंज्यूमेबल लिकर होता है वो इथेनॉल ही होता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा, इपॉक्सी इथेन, इपॉक्सी इथेन भी इथीन से फॉर्म होता है और ये डिटर्जेंट्स पे यूज होता है। इपॉक्सी इथेन कहाँ यूज होता है, डिटर्जेंट्स में यूज होता है। इथीन को यूज करते हुए फॉर्म करना होता है इपॉक्सी इथेन। ये एप्लीकेशंस क्लियर हैं, 2-4 एप्लीकेशंस याद रखना, 2 मार्क्स में आ सकता है कि यूजेस ऑफ इथीन नोट करो, लिख के बताओ 2 यूजेस। तो कोई से भी 2 यूज कर सकते हो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट और कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स के में ऑक्सी इथिलीन फ्लेम के फॉर्म में यूज हो सकता है, ये बेस्ट है। उसके अलावा 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके यूजेस इनडायरेक्टली यूज है। तो पॉलीथीन, पॉलीथीन कहाँ होता है, पैकेजिंग, फिल्म्स, ट्यूब्स, फिल्म, लैमिनेट्स में, इथेनॉल कॉस्मेटिक्स में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है। इपॉक्सी इथीन कहाँ होता है, डिटर्जेंट्स में यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब ये जो सेक्शन था इस चैप्टर का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि एल्कीन्स के बारे में स्टडी करना, उसकी फैमिली के बारे में स्टडी करना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिएक्शंस, प्रिपरेशंस, बहुत कुछ हम लोगों ने कर लिया। अब फाइनली हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग एल्कीन्स के कुछ एडवांस लेवल के नोमेनक्लेचर के प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं, कैसे नेमिंग करना होना चाहिए नोमेनक्लेचर के। अब बेसिकली क्या, ये वाले फार्मूलाज, ये वाले जो बेसिकली जो रूल्स हैं, ये तुम्हारे बुक में बहुत अच्छे से नहीं दे रखे हैं, तुम्हारे बुक में इसको मेंशन नहीं किया गया, बट एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तुम्हारे क्लास के एक स्टूडेंट ने ग्रुप में डिस्कशन के टाइम पूछा था, सुनिधि शर्मा आई थिंक, तो उसने पूछा था। तो बेसिकली क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर हेलोजन जो कि बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट्स में होता है। हेलोजन्स एंड अल्काइल ग्रुप दोनों ही एक बराबर के लेवल के हैं। तो ये कहाँ की प्रायोरिटी ऑर्डर है, अगर तुम्हें लोकेशन की नंबरिंग करनी है तो लोकेशन में किसको लोअर नंबर देना चाहोगे, इसके लिए एक प्रायोरिटी होता है। किसके नज़दीक से तुम एडिशन मतलब काउंटिंग शुरू करोगे, तो उसके लिए एक रूल होता है, क्या तुम्हें लोअर नंबर देना है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को देना है तुम्हें, अदर देन हेलोजन्स। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको तुम्हें लोअर नंबर देना है, वो नहीं प्रेजेंट है तो फिर डबल बॉन्ड को लोअर नंबर दो,
ठीक है। और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? अल्काइल ग्रुप एंड हैलोजेंस की लोएस्ट प्रायोरिटी है इन सब में से। ठीक है, इससे कुछ एग्जांपल से समझते हैं कैसा क्या है। पहला एग्जांपल तुम्हें दिखाई दे रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH CH3 और CH के साथ एक और ब्रांच लगा है CH3। ठीक है, इसका नेम क्या होना चाहिए तुम्हारे मुताबिक? नेमिंग कर सकते हो इसका। काउंटिंग किस साइड से करोगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? अगर लेफ्ट से राइट करोगे तो डबल बॉन्ड को पोजीशन मिलेगा 2, राइट से लेफ्ट को डबल बॉन्ड को मिलेगा पोजीशन 3। लेफ्ट से राइट करोगे तो मिथाइल ग्रुप को पोजीशन मिलेगा 4, राइट से लेफ्ट करोगे तो मिथाइल ग्रुप को मिलेगा 2। तो कौन सा चूज करना चाहिए तुम्हें? तुम्हें लेफ्ट से राइट चूज करना चाहिए, बिकॉज एल्कीन जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ब्रांचेस से या अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा है, ऊपर है, तो उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। इसलिए क्या नाम होता है इसका? नाम होता है 4 मिथाइल पेंट 2इन। मैं जानबूझ के नाम लिख नहीं रहा, मैं चाह रहा हूँ कि तुम खुद से लिखो, मैं सिर्फ हिंट टाइप का दे रहा हूँ, तुम खुद से नोट करना इसको। ठीक है, 4 मिथाइल पेंट 2इन प्रॉपर्ली लिखना, कैसे लिख रहे हो तुम उसको भेजना। कोई डाउट आए खुद से सोचो थोड़ी इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसी तरीके का सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, बट अब यहाँ पर CH3 की जगह OH लगा हुआ है। क्या लगा है? OH लगा हुआ है। OH क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। OH एक फंक्शनल ग्रुप है अदर देन हेलोजन। तो अब तुम्हें किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना चाहिए? तुम्हें OH को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है, तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे? लास्ट टाइम नंबरिंग हमने लेफ्ट टू राइट किया था, इस टाइम हमें नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि OH को लोअर नंबर मिले। ठीक है, तो क्या नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा पेंट 3इन 2 ऑल, पेंट डैश 3 डैश इन डैश 2 डैश OL। तो ये नाम होगा इसका। ऐसे अगला एक और एग्जांपल है, इसमें क्या है, इसमें उसी पोजीशन में मैंने Cl लगा रखा है। अब क्या नाम होना चाहिए इसका? अब काउंटिंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट खुद से करना और मुझे भेज देना तुम इसके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब इसी रूल के और एग्जांपल्स, अगर मान लो कि तुम्हारे पास ब्रांच ज़्यादा भी हो जाए, एक ब्रांच से 2-3 ब्रांचेस भी अगर लगा दे तब भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें देखना है कि वो प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है तुम्हें। यहाँ पे तुमने जैसे एग्जांपल तुम्हारे पास दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, सी के ऊपर 2 ब्रांचेस लगे हैं C2H5 CH3, फिर आगे कंटिन्यू है चेन CH2 CH3। ठीक है, तो पेरेंट चेन में कितने हैं? 5 कार्बन आइटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ्ट करना है? कौन सा करना चाहोगे? नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करना चाहोगे या राइट टू लेफ्ट करना चाहोगे? तो यहाँ पे तुम नंबरिंग कौन सा पिक करोगे? लेफ्ट टू राइट करना चाहिए तुम्हें, ताकि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। ऐसा नहीं है कि ब्रांचेस 3-4 हो गए तो तुम्हें ब्रांचेस को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर, ब्रांचेस तब भी प्रायोरिटी तुम्हारे पास डबल बॉन्ड का रहेगा। सबसे पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, वो तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फिर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी है, वो है प्रेजेंट, तो उसके अकॉर्डिंग कर लो। अगर वो भी नहीं होता तो फिर अल्काइल ग्रुप्स के में देखते हैं कि किसका पहले होना चाहिए था। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबरिंग लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, 3 डैश इथाइल 3 डैश मिथाइल। यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है, पेंटेन नहीं है, पेंटीन है। ये क्या है? ये एल्कीन है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए पेंटीन, ENE होना चाहिए था एंडिंग में। अगर सिंगल बॉन्ड लगाया होता तो फिर एन होता। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? नेक्स्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH के नीचे एक CH3 लगाया, फिर CH2 CH3 होना चाहिए एंडिंग में। ठीक है, और यहाँ पे CH3। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बता रखा है 4,6 डाईमिथाइल हेप्टूइन, बिकॉज CH3 2 बार लगा हुआ है, एक बार 4th पोजीशन में लगा है, एक बार 6th पोजीशन में लगा है। तो क्या नाम होगा इसका? 4,6 डाईमिथाइल हेप्टूइन। इसकी नंबरिंग अगर तुम पीछे से करते हो तो मिथाइल ग्रुप को 2 मिलता है पोजीशन, ब्रांच को 2 मिलता है पोजीशन, लेकिन उसको हमने चूज नहीं किया। अगर नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते तो मिथाइल ग्रुप को 2 और 4 नंबर मिलता, 2,4 मिलता, बट वो हमने चूज नहीं किया, बिकॉज उसमें डबल बॉन्ड को हायर नंबर मिलता, जो कि हमने अलाउ नहीं करना। हमने डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा रखनी है। तो 4,6 डाईमिथाइल हेप्टूइन। बात समझ में आ गई? डाईमिथाइल, डाई क्यों है? डाई इसलिए बिकॉज 2 मिथाइल है, और 2 अगर मिथाइल है तो 2 पोजीशन भी होने चाहिए, इसलिए 2 पोजीशन है 4,6। अगर सेम पेज दोनों होगा तो फिर तो 4,4 हो जाता है। अगर सेम पेज 2 बनाए होते तो 4,4 बन जाता है, या 6,6 बन जाता है, जैसा भी है जिस कार्बन पे उसके अकॉर्डिंग। तो रिपीटेड पोजीशन दिखाना होता है, लेकिन अगर 2 है डाई है तो तुम्हें 2 पोजीशन दिखाने ही पड़ेंगे। 4,6 डाईमिथाइल हेप्टूइन। क्लियर है? अब अगले स्लाइड में 1-2 और क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, फिर हम लोग लेक्चर एंड कर देंगे। प्रॉब्लम फॉर द डे देख के बस काम कंप्लीट अपना। 2 स्लाइड्स और है बस। ठीक है,
ये जो दो प्रॉब्लम्स है दोनों ही विराट दलाल वाली बुक से मैंने पिक किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक इसने हाईलाइट किया एक रूल को जिस पर जनरली ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है। ये रूल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर। ये रूल किसके बारे में? ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है नाम की यहाँ पर। कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं? आइधर तुम नंबरिंग इधर से कर सकते हैं 1 2 3 4, तुम यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5, या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो अगर लेफ्ट टू राइट करोगे तो नाम क्या बनेगा? नाम बनेगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या बनेगा? 2 क्लोरो 4 ब्रोमो पेंटेन। इनमें से कौन सा चूज करना चाहिए? 2 क्लोरो 4 ब्रोमो या 2 ब्रोमो 4 क्लोरो? बी और सी में पहले कौन सा आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? बी पहले आता है, तो इसलिए इसका नाम करेक्ट नाम क्या है? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन इज द करेक्ट नेम एंड 2 क्लोरो 4 ब्रोमो पेंटेन इज द रॉन्ग नेम। ये रॉन्ग नेम है, क्यों? बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम्हें प्रायोरिटी देना है। अगर दोनों बिल्कुल एक जैसे बन रहे हैं तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात आ जाएगी कि पहले कौन सा है, 2 4 है या फिर 2 क्लोरो 4 ब्रोमो या 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। क्लियर है? एक और उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 डाइक्लोरोइथीन। क्या होता है 1 2 डाइक्लोरोइथीन? सिंपली इथीन है, फर्स्ट कार्बन पे एक Cl लगा है, दूसरे कार्बन पे एक Cl लगा है, उसको बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरोइथीन। क्लियर है? 1 2 डाइक्लोरोइथीन। ये तो काफ़ी सिंपल सा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना मुझसे तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ हमारा लेक्चर आज का एंड हो गया। बस अब प्रॉब्लम फॉर द डे देख लेते हैं। तो ये है प्रॉब्लम फॉर टुडे। एक्सरसाइज 12C अब तुम कंप्लीट कर सकते हो। एक्सरसाइज 12C तुम कंप्लीट कर सकते हो। 12B में एल्केन वाला पार्ट है, 12B एल्केन वाला पार्ट है, 12A तुमने ऑलरेडी कर रखा। 12C, तो 12C में क्या है? तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12। मेरे बुक के अकॉर्डिंग, पता नहीं तुम्हारे बुक में नंबर क्या है, बट ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा, क्वेश्चन फॉर आइडेंटिफाइंग द कंपाउंड्स ABCD। तो अगर नंबर डिफरेंट भी हो तो पहचान सकते हो। जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें 3-4 पार्ट्स दिए होंगे आइडेंटिफाइंग द कंपाउंड्स ABCD, तो उस वाले क्वेश्चन को स्किप करके बाकी सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद, ठीक है। अभी 4-5 बच्चे और हैं जिन्होंने अभी तक लेक्चर और बेसिकली जो एक्सरसाइज था 12A कंप्लीट नहीं किया। करो, डाउट्स पूछो और कांटेक्ट करो, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर फिर देखते हैं हम लोग, उसमें एल्केन डिस्कस करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन रूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।